गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ पे भी आप हैं और आज आप यूट्यूब का लाइव एसबीएल का रिवीजन क्लास देख रहे हैं। अ वेरी वेरी गुड डे टू ऑल ऑफ यू, राइट। लक्ष्या ने एक फ्री प्रमोशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है जहाँ पे हम फ्री एसबीएल के लाइव यूट्यूब क्लासेस दे रहे हैं। ये प्रोग्राम ऐसे वर्क करता है कि पहले वी विल अंडरस्टैंड एसबीएल का पेपर। आई एम श्योर जो भी एसबीएल का पेपर दे रहा है दिसंबर 2023 में उन्होंने ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी, राइट। सो यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करेंगे। एसबीएल क्या है, एसबीएल का पेपर कैसे अप्रोच करना चाहिए, दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको, एंड उसके बाद हम एक मॉक पेपर यूज करेंगे। ठीक है, नाउ ये चालू करने से पहले, ये स्टार्ट करने से पहले, लेट्स नो ईच अदर। माय नेम इज जानकी जे पांचाल और मैं एक फेलो मेंबर हूँ एसीसीए के साथ। आई हैव बीन टीचिंग ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ एसीसीए, सारे सब्जेक्ट्स एसीसीए के पढ़ाती हूँ फ्रॉम अबाउट 10 years now, and SBL is one of my favorite subjects in the professional level. ये सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, राइट। एंड जब मैं डिफरेंट की बात कर रही हूँ, डिफरेंट यहाँ पे एक स्कैरी वर्ड नहीं है। अब एसीसीए पढ़ने के बाद, प्रोफेशनल लेवल का पेपर करने के बाद आपका फ्यूचर क्या है? आप कहीं जॉब करेंगे, अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, राइट। एंड अगर वो ऑलरेडी ले लिया है तो आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करेंगे अगर आपको कहीं जॉब नहीं करना है, राइट। मतलब जो भी डिसीजन आप लेंगे आगे जाके, आप एक रियल वर्ल्ड में वर्क करने वाले हैं, राइट। आप प्रोफेशनली वर्क करने वाले हैं और एसबीएल एक पेपर है जो आपको उसके लिए प्रिपेयर करता है, ठीक है। अगर आप इसका पेपर पैटर्न देखें या फिर क्वेश्चन पैटर्न देखें तो आप नोटिस करेंगे कि ये पेपर बाकी सारे पेपर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। जब हम नॉलेज लेवल के पेपर्स करते थे तो वो कंप्लीटली एमसीक्यू होते थे, राइट, मल्टी चॉइस या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे। स्किल लेवल के पेपर्स में मिक्स ऑफ मल्टीपल चॉइस एंड कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स, मतलब जहाँ पे आप आंसर्स टाइप करके लिख रहे हैं वैसे क्वेश्चंस होते थे। प्रोफेशनल लेवल में सारा 100 मार्क्स का पेपर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पे आता था, राइट। लेकिन एसबीएल पेपर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स पे है, सारा ही पेपर आपको टाइप करना है, लेकिन टाइप करते हुए इसमें एक ही सिनेरियो है जिसके ऊपर आप कंप्लीटली वर्क करोगे, ओके। एंड मैं जब बता रही हूँ एक ही सिनेरियो है जिस पे आप कंप्लीटली वर्क करोगे, दैट मीन्स आपको एक रोल प्ले में फर्स्ट ऑफ ऑल जाना पड़ेगा, ठीक है। रोल प्ले या फिर एक कैरेक्टर आपको एसबीएल के पेपर में ऑलरेडी दिया गया होगा, ठीक है, और आपको वो रोल से, वो पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आंसर्स लिखने हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव रखना है, ओके। सो एज आई से एसबीएल इज अ डिफरेंट पेपर क्योंकि ना ही वो आपको प्रोफेशनल लेवल के लिए रेडी करता है, लेकिन आपको एक इमेजिनरी कैरेक्टर में डालता है और आपकी प्रोफेशनल स्किल्स वहां पे चैलेंज करता है और उसको वहां पे मार्क भी करता है, राइट। अब एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अगर आप एक इंटर्न हो एक अकाउंटेंसी फर्म में, ठीक है, अगर आप एक इंटर्न लेवल से काम कर रहे हो तो आपके पास शायद उतना एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, नॉलेज नहीं होगा, राइट। तो अगर आप एक पॉइंट अपना रख रहे हो कंपनी में तो शायद वो इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होगा, या फिर शायद वो इतना ज्यादा क्या बोलते हैं, स्टूडेंट्स, सॉरी, कंपनी के जो हेड्स है उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, महत्व नहीं देंगे, राइट। लेकिन वही पॉइंट या फिर कोई भी पॉइंट अगर एक सीनियर लेवल मैनेजमेंट रख रहा है, राइट, से द ऑडिट पार्टनर फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिट पार्टनर रख रहा है तो उसका जो पॉइंट है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, राइट। दैट मीन्स जब आप एक स्ट्रैटेजिक लेवल पे आते हो तो आप जो भी बोलते हो, करते हो, डिसीजंस लेते हो कंपनी के लिए, वो कंपनी के फेलो लेवल्स जैसे टैक्टिकल लेवल और ऑपरेशन लेवल को काफी ज्यादा अफेक्ट कर जाता है, राइट। स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडरशिप का जो ये पेपर है एसीसीए का, ये वही चीज पे फोकस करता है, राइट। कि अगर आप एक टॉप लेवल मैनेजमेंट में हो, या ऑब्वियसली अब प्रोफेशनल लेवल पेपर दे रहे हो तो इसके बाद तो जॉब्स करेंगे या फिर खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, वॉट एवर,
राइट? तो वहां पे जाके आपको इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं। सो वो डिसीजंस लेने के लिए आपका माइंडसेट अभी से रेडी करते हैं, राइट? बिफोर आई स्टार्ट द प्रोग्राम आई वांट टू टेल यू वन थिंग। यहाँ पे ये 3 दिन के क्लासेस है, नवंबर 1 नवंबर, 2 नवंबर एंड 3 नवंबर। हिंदी का क्लास मॉर्निंग 11 o'clock to 1 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 11 AM to 1 PM है। एंड इंग्लिश का क्लास 2 PM को स्टार्ट होगा, सेम डेज, 1 नवंबर, 2 नवंबर एंड 3 नवंबर, राइट? आप दोनों अटेंड कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स है जो ACCA पढ़ रहे हैं और आप हैपन कर रहे हो इसको लिसन करने के लिए, तो आप उनको भी बोल सकते हैं अटेंड करने के लिए, राइट? मैं यहाँ पे एक मॉक पेपर सॉल्व करने वाली हूँ, राइट? लेकिन मैं पर्सनली रेकमेंड करती हूँ स्टूडेंट्स को कि वो मिनिमम 3 मॉक पेपर सॉल्व करें। प्री सीन मटेरियल आने से पहले 2 मॉक पेपर सॉल्व करें, एंड प्री सीन मटेरियल आने के बाद एक मॉक पेपर सॉल्व करें। क्योंकि प्री सीन मटेरियल आने से पहले आपको शायद इतना नॉलेज नहीं होगा कि पेपर में लिखना क्या है या कौन सा इंडस्ट्री है, राइट? सो उससे पहले जो आप 2 मॉक पेपर सॉल्व करोगे अपने आप से, उनको टाइम कीजिएगा। टाइम मीन्स उसका स्टार्ट टाइम एंड एंड टाइम लिखिएगा, और उसको ऑब्वियसली ACCA का जो CVE प्लेटफॉर्म है वहां से पिकअप कीजिए, वहीं पे आंसर्स लिखिए, एंड वहां पे ऑब्वियसली आंसर्स भी अवेलेबल है आपको चेक करने के लिए, तो आप प्लीज वो कीजिएगा। प्री सीन मटेरियल आने के बाद आप जो भी वो इंडस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन फाइंड आउट कीजिए फ्रॉम द CVE प्लेटफॉर्म। वहां पे नहीं है तो ACCA स्टडी हब में होगा, ठीक है? और वहां से पिकअप करके वो क्वेश्चन डेफिनेटली कीजिए, राइट? प्री सीन मटेरियल भी कैसे यूज करना है मैं आपको बताऊंगी, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। SBL का रिजल्ट कैसा आया था? सो अगर हम SBL का रिजल्ट देखें पिछले क्वार्टर में, सो इट हैज बीन ऑलमोस्ट द सेम, 50-51% उसका रिजल्ट आता है। सितंबर 2023 में SBL का बहुत ज़्यादा चेंजेस आया था in terms of its exam pattern, in terms of how the exam is to be checked, in terms of how the exam is going to be given to the students। बहुत ज़्यादा चेंजेस आए थे, राइट? फिर भी पास परसेंटेज हैज़ बीन स्टैग्नेंट, 50%, 51%। अगर आप मार्च में देखें तो 2023 मार्च में 50% था, जून 23 में 51%, सितंबर में 50%। सो मोर और लेस उसका पास परसेंटेज सेम रहता है, राइट? SBL में स्टूडेंट स्ट्रगल कहाँ करता है? SBL में अगर मैं लास्ट क्वार्टर की बात करूँ तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे और ऑन द सोशल मीडिया वेर एवर आई एम अवेलेबल, स्टूडेंट्स काफ़ी मुझे रैंडमली पूछते थे कि मैम 49 पे फेल हो गया, 46 पे फेल हो गया, 47 पे फेल हो गया, राइट? या फिर फेल हो गई। सो मैं इन स्टूडेंट्स को यही बोलती हूँ, या फिर मेरा पर्सपेक्टिव भी स्टूडेंट्स के लिए यही है कि 46, 47, 48, 49 या फिर 50, 46 से लेके 50 वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। इन स्टूडेंट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है 46 वाले ने कम मेहनत की थी, लेकिन पेपर होलसम नहीं लिखा होता है। पेपर होलसम लिखना क्या होता है? जब आप एक आंसर को लिख रहे हैं तो मेक श्योर कीजिए कि वो पूरा एक सर्कल बनता है इंफॉर्मेशन का, राइट? स्टूडेंट कहाँ स्ट्रगल करता है SBL का पेपर पास करने में? स्टूडेंट स्ट्रगल करता है क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने में। स्टूडेंट प्री सीन मटेरियल को अगर सीरियसली नहीं लेता है, उस पे प्रॉपर डी कोडिंग या उसको प्रॉपरली सिंक इन नहीं करता है, वहां पे स्टूडेंट स्ट्रगल करता है। एंड स्टूडेंट का अगर कम्युनिकेशन स्किल, स्केप्टिज्म स्किल, और वो जो मैं आपको रोल प्ले की बात कर रही हूँ, कैरेक्टर में घुस जाने की बात कर रही हूँ, अगर वो ठीक से नहीं करता है ना, तो ये स्टूडेंट स्ट्रगल करते हैं। ऐसा नहीं है कि 46, 47, 48 वाले बच्चों ने कम प्रिपरेशन करी थी, 50 जिसको आए उससे। लेकिन ये छोटी छोटी डिटेल्स जो स्टूडेंट मिस कर जाते हैं, कभी कभी उनको लगता है अरे मैंने पूरा ही लिख दिया, राइट? कभी कभी लगता है कि वेल मैंने पूरा नहीं लिखा, लेकिन मैं यहाँ पे या वहाँ पे स्ट्रगल कर रही थी, टाइम मैनेजमेंट नहीं हुआ। यहाँ पे बच्चे फेल हो जाते हैं, राइट? एंड माइंडसेट सबका सेम है, अप टू 50-52 माइंडसेट सबका सेम है, सबको सेम ही समझ में आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? बच्चों ने वो एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डाले थे, राइट? जो अब अगर आप ये वीडियो
दिसंबर 2023 के एग्जाम से पहले दे रहे हो तो उसमें डालो, राइट। नेक्स्ट ईयर या ऑफ कोर्स नेक्स्ट ईयर मार्च 2024 के लिए हमारे एसबीएल के क्लासेस दिसंबर में ही शुरू हो जाएंगे, राइट। अगर आप वो क्लासेस एनरोल कर रहे हैं आईआईसी लक्ष्य, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स लक्ष्य के साथ, तो डेफिनेटली जो मैं आपको बता रही हूँ, जो छोटा छोटा डिटेलिंग, जो छोटा छोटा मिस्टेक्स, जो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो डेफिनेटली हम क्लासेस में सॉल्व करते हैं। इनफैक्ट जो हमारे इस टाइम का बैच है दिसंबर 2023 के लिए, सारे ही स्टूडेंट्स नाउ आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ फिनिशिंग द पोर्शन, और स्टूडेंट्स ने अपना मॉक पेपर देने के ऑलरेडी टाइम टेबल या शेड्यूल्स बना दिए हैं, और ये सारे पेपर हम खुद चेक करते हैं, राइट। चेक करते हैं, रिव्यू करते हैं, वो जो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स हैं उसके लिए वी गो बैक टू द स्टूडेंट, वी इन्फॉर्म द स्टूडेंट्स, राइट। But since this is on the YouTube, this is just there to give you knowledge about how to go forward, about how to do, if you're doing self study, तो कैसे करें, कैसे मैं आपको help कर पाऊँ, from this channel, I will be able to do it, right? Exam results, more or less same, 50-51%. दिसंबर में भी यही आएगा शायद से, देखते हैं। SBL क्या है? SBL mirrors the workplace and provides you with real challenges, allowing you to demonstrate a blend of technical, practical, and professional skills. Work through the ethics and professional skills module either before you start or alongside your studies. As I said, SBL आपको future professional level नहीं, लेकिन future professional life के लिए ready करता है, real life challenges के लिए ready करता है, right? And अगर आपको पता है ACCA फिनिश करने के लिए EPSM मॉड्यूल का फिनिश करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिनिश किया है, वेल एंड गुड। अगर नहीं किया है तो SBL के पेपर को अटेम्प्ट करो दिसंबर में, और उसके बाद तुरंत ही अपना EPSM फिनिश करो। 20 आवर्स का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपने EPSM किया हुआ है, एथिक्स प्रोफेशनल एंड स्किल्स मॉड्यूल किया हुआ है SBL का पेपर देने से पहले, तो वो आपको एक अच्छा एज देता है, क्योंकि स्किल्स are developed already for ethics and professionalism. SBL also gives you an insight into professional skills that you can apply in your exam and in the workplace. Structure कैसा है पेपर का? Last time जैसा ही है, right? One case study worth 100 marks. If आप पहली बार SBL का पेपर दे रहे हैं, so एक केस स्टडी आएगा जो 100 मार्क्स का होगा, एंड आपको एक्सपेक्टेड है नॉट टू राइट एज आई सेड एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं लिखना है, यहाँ पे थोड़ी सी स्टोरी बना के लिखना है, राइट। सो स्टोरी बनाने के लिए यहाँ पे फॉर्मेट्स है: ब्रीफिंग पेपर, राइट अ रिपोर्ट फॉर द बोर्ड, ड्राफ्ट अ लेटर, ड्राफ्ट एन ईमेल, और प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, राइट। मोस्टली ये 5 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। सो बेसिकली होता क्या, मैं आपको बता दूं। आपको जो कोर क्वेश्चन है, वो कोर क्वेश्चन तो आएगा, कोर क्वेश्चन को एक फॉर्मेट में आपको डालना है, ठीक है। सो वो फॉर्मेट कौन सा होगा? ब्रीफिंग पेपर हो सकता है, ब्रीफिंग पेपर, या फिर प्रेस आर्टिकल्स, यू माइट बी एबल टू राइट अ रिपोर्ट, लेटर लिखना पड़ेगा, ईमेल लिखना पड़ेगा, या फिर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनानी पड़ेगी, राइट। सो इसमें से कोई भी पैटर्न में आपको आंसर को क्रिएट करना है। आई एम टेलिंग यू अगेन, SBL का पेपर डिफरेंट है, इसको डिफरेंट ही लेना। इसको अगर AAA, AFM, APM, ATAX, SBR समझ के पढ़ोगे, या फिर उसके तरफ से आंसर लिखोगे, तो वो जो 20 प्रोफेशनल मार्क्स है ना, वो तो तुम भूल ही जाओ, वो नहीं आएंगे। वो लाने के लिए रोल प्ले में जाना पड़ेगा, इस फॉर्मेट्स को यूज करना पड़ेगा। ये सारी चीजों के फॉर्मेट इजीली अवेलेबल हैं ऑनलाइन, आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रोफेशनल मार्क्स किस चीज के होते हैं? सो प्रोफेशनल मार्क्स जो 20 मार्क्स की मैं आपसे बात कर रही थी, दैट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, कमर्शियल एक्यूमेन, communication, evaluation, and skepticism. These are the 5 things on which your 20 marks are there, right? पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से 80 मार्क्स का आपको कोर क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट। पेस्टल हो सकता है, मैक्रो एनवायरनमेंट हो सकता है, वेब कल्चर हो सकता है, डेटा एनालिटिक्स हो सकता है, बिग डेटा हो सकता है, रेजिस्टेंस टू चेंज हो सकता है, कोई भी क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन वो 80 मार्क्स के लिए है।
उसको आप कैसे 80 मार्क्स जस्टिफाई करोगे, दैट इज व्हाट आई एम गोना शो यू इन द अपकमिंग क्लासेस। 20 मार्क्स जो बाकी के हैं, जो प्रोफेशनल मार्क्स हैं, वो इन 5 चीजों से आते हैं: एनालिसिस, कमर्शियल एक्यूमेन, कम्युनिकेशन, इवैल्यूएशन एंड स्केप्टिज्म। और ये पांचों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन को होलसम बनाने के लिए। मैंने बोला था ना, इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, होलसम आंसर लिखना है। कैसे लिखना है? अगर आप क्वेश्चन एनालिसिस मांग रहा है, एनालिसिस दो, एनालाइज करो सिचुएशन को, ठीक है। कमर्शियल एक्यूमेंट मतलब इंडस्ट्री का नॉलेज। प्रीसीड मटेरियल में आपको ऑलरेडी वो दिया जाएगा, तो अगर आपको वो इंडस्ट्री नहीं पता है, आपने वो इंडस्ट्री पे नहीं वर्क किया है, तो आप वो इंडस्ट्री का क्वेश्चन खोजो, ढूंढो और वो सॉल्व करो। इंडस्ट्री के बारे में बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट या सर्च इंजन पे मिल जाएगा, फाइंड आउट करो। कम्युनिकेशन, राइट। मैंने बताया आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स इन विच एग्जाम क्वेश्चन विल कम। कम्युनिकेशन उसके हिसाब से करना है। ईमेल लिखना है, ईमेल अच्छे से लिखो। ईमेल कैसे लिखते हैं? जैसे लेटर लिखते हैं, स्टार्टिंग में उसका एक इंट्रोडक्शन, फिर एक बॉडी, फिर एक कंक्लूजन, राइट। कम्युनिकेशन हैज टू बी लाइक दैट। ईमेल पूछा है और आप एक एसबीआर का आंसर लिख दोगे, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, तो 20 मार्क्स में से एटलीस्ट 4 मार्क्स तो भूल जाओ, कम्युनिकेशन के तो नहीं मिलेंगे, राइट। इवैल्यूएशन, सिचुएशन जो है, सिनेरियो जो बनाया है, उसको इवैल्यूएट करना समझो, उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कोर क्वेश्चन क्या है वो जानना इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो आंसर कैसे लिखना है उसको इवैल्यूएट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड स्केप्टिज्म, एज आई सेड, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको नहीं पता चलेगा कि आप स्टेक होल्डर्स की साइड लो या शेयर होल्डर्स की साइड लो, वेल्थ मैनेजमेंट करो या फिर अपने कंपनी का इमेज बिल्टअप करो, राइट। स्केप्टिकल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, अच्छे से लो, थॉटफुली लो, एंड सोचो कि इसको कैसे इम्प्रोवाइज करें। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर आप एक रोल प्ले कर रहे हो एक हायर लेवल मैनेजमेंट का, तो आपसे एक्सपेक्टेड होगा कि आप जो भी कर रहे हो वो कंपनी के बेनिफिट के लिए भी कर रहे हो, एंड एट द सेम टाइम कंपनी का इमेज भी खराब ना हो, राइट। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ स्केप्टिज्म का, शायद समझ में आया आपको। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक आई एम से आई एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड आई एम वर्किंग इन अ केमिकल इंडस्ट्री, राइट। सो अगर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, केमिकल इंडस्ट्री में वर्क कर रही हूँ और हमको एक नया प्लांट बनाना है जहाँ पे मुझे 20 एकर्स ऑफ लैंड मैंने लेनी है, ठीक है। और वो लेके मुझे वहाँ पे 20 एकर्स में जितना भी फ्लोरा, फौना, फॉरेस्ट, ट्रीज, प्लांट्स वगैरह है, उन सारों को कट करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली मेरा वो 20 एकर्स में अपना प्लांट आएगा, अपना एक फैक्ट्री ओपन होएगा, ठीक है। अब वो करने से क्या होगा? कंपनी तो प्रोग्रेस करेगी, वेल्थ इंक्रीज तो होगा। डिसएडवांटेज क्या होगा? बहुत सारा फ्लोरा फोना कटेगा, एनवायरमेंटल ग्रुप्स माइट बी अनहैप्पी विद दिस, राइट। ऐसी सिचुएशन में आप जब एक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, हायर लेवल मैनेजर हो, कैसे हैंडल करोगे सिचुएशन को? क्या आप 20 एकर्स की लैंड नहीं कट करोगे? क्या आप कट करोगे और भूल जाओगे? जो एनवायरमेंटल ग्रुप्स अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो करे? नहीं, राइट। आप कैसे इसको स्केप्टिकली हैंडल करोगे? कंपनी को वेल्थ मैनेजमेंट या वेल्थ ग्रोथ जो चाहिए, शेयर होल्डर्स ने पैसा डाला है भाई, तो पैसा तो चाहिए उनको वापस। बनाओ अपना प्रोडक्ट, बनाओ अपना फैक्ट्री, राइट। बट वॉट एवर डैमेज यू हैव डन टू द एनवायरमेंट, you can settle it off. How? By giving employment to people in the vicinity, right? By giving free education to maybe little village children who are there, right? Planting more trees somewhere where there is a barren land, right? Skeptically आंसर देना है, एक एक डायरेक्शन चूज करना है। डेफिनेटली टॉप लेवल पे हो, एक डिसीजन तो लेना होता है, एक डायरेक्शन चूज करना है, लेकिन वो डायरेक्शन चूज करते करते साइड साइड अपने स्टेक होल्डर्स को भी साथ ले चलना है। दैट इज स्केप्टिज्म, राइट। नेक्स्ट, प्री सीड मटेरियल क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? द मेन एम फॉर प्री सीड मटेरियल is to enable you to become familiar
with business activities of the case study organization and the industry in which it operates before the exam session, right? कमर्शियल acumen का जो आपका 4 मार्क्स है प्रोफेशनल्स का, क्योंकि 20 मार्क्स का अगर प्रोफेशनल है और 5 इवेल्युएटिंग स्पेसेस है, दैट मीन्स 4 मार्क्स एक को मिलेगा, राइट? जो कमर्शियल acumen है, दैट यू शुड बी वेल वर्स्ड विथ। एंड प्री सीन मटेरियल में इंडस्ट्री का नॉलेज, कंपनी का नॉलेज प्रॉपरली दिया होता है, राइट? तो आप वहां पे स्ट्रगल नहीं करोगे, राइट? Familiarity with important contextual info included in the pre-scene will help you to better understand and apply the further info that will be provided in the exhibits in the SBL exam. Contextual information आपको दी जाएगी, right? अगर आपको, I think you still can access, अगर आप past सितंबर 2023 का प्री सीन मटेरियल एक्सेस कर सको तो करो, आपको पता चलेगा कि उसमें कितनी सारी इंफॉर्मेशन दी गई थी, राइट? एंड कितना स्टूडेंट्स ने उसको अच्छे से यूटिलाइज किया। आई एम गिविंग यू वन टिप हियर, प्री सीन मटेरियल को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया, अगर अच्छे से डिकोड किया, अगर अच्छे से समझा एंड उसके पॉइंटर्स बनाए, उसको सिंक इन किया कि भाई ये सिचुएशन है और वही सिचुएशन के साथ सुबह शाम उसको याद करते रहो, तो अपना एसबीएल का पेपर एक्सपेक्ट करना कि तुम्हारे लिए सिंपल होगा, क्योंकि तुम्हारे पास बहुत 30-40% ऑफ द इंफॉर्मेशन पहले से है। उसको ठीक से यूटिलाइज करोगे तो पेपर पास करने के चांसेस ज्यादा है। अगर रैंक एक्सपेक्ट कर रहे हो तो रैंक लाने का भी चांसेस ज्यादा है। लेकिन हाँ, प्री सीड मटेरियल आया है, उसको देखेंगे जब जरूरत होगी, वो वाला एटीट्यूड लेके चलोगे कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया तो अभी से प्री सीड मटेरियल को क्यों ओपन करूं, ये सब चीजें अगर सिर में दिमाग में लेके चलोगे तो डेफिनेटली कुछ होने नहीं वाला है, राइट? सो मेक श्योर कि आप प्री सीन मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज करो। प्री सीन मटेरियल आया है तो उसको यूज करो। उससे काफी एआई टूल्स है बाय द वे इन द मार्केट। एआई टूल्स की मदद से नोट्स बनाओ, खुद से नोट्स बनाओ, एआई टूल्स नहीं आते तो, राइट? कौन सी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री के एसीसीए स्टडी हब और सीबीई प्लेटफॉर्म से क्वेश्चंस फाइंड आउट करो, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड, एंड सॉल्व करो, टाइम मैनेजमेंट करो, right? Too many things that can happen after you get your pre-scene material. Pre-scene is designed to provide a background and context only and will not signal areas of the syllabus or tasks that will be included in the exam. Pre-scene material सिर्फ आपको information देगा जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो कंपनी से रिलेटेड है, लेकिन क्या टास्क है, क्या क्वेश्चन है, कौन से टॉपिक्स पे क्वेश्चन आएंगे, वो आपको पहले से नहीं पता, राइट? लेकिन जितना पता है उसको अच्छे से बाय हार्ट कर दो, रिमेंबर कर लो, सिंक इन कर लो। What is the structure of the pre-scene material? There are two parts of the pre-scene info, the industry info, information और the organization. मैंने आपको पहले ही बताया था, इंडस्ट्री का इंफॉर्मेशन होगा एंड ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन होगा। ये दोनों चीज प्री सीन मटेरियल में आपको दी जाएगी। अराउंड 7 to 8 पेजेस का होता है, राइट? एंड इसमें यही सारा इन्फो दिया होता है। इंडस्ट्री इन्फो में क्या आता है? ACCA will continue to base the case study exams on an industry or sector of the economy. You should familiarize yourself with the information provided in the pre-scene, even if you have already familiar with the industry. This is because for the purpose of the SBL exam, certain facts about the industry may be simplified, right? So, अगर definitely see, अगर आपने मेरा क्लास किया है IIC लक्ष्य के साथ, तो मैंने एक भी इंडस्ट्री मिस नहीं करी है, राइट? जब मैंने पोर्शन स्टार्ट किया था, जब से मैंने पोर्शन एंड किया एक्चुअली। सो मैंने एक भी इंडस्ट्री मिस नहीं करी है, ताकि जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पढ़ रहे हैं वो, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी कोई भी इंडस्ट्री मिस हो गई है, राइट? इंडस्ट्री का नॉलेज, कमर्शियल एक्यूमेन 4 मार्क्स, इंटर रिलेटेड, राइट? Person should be familiarized with the information provided in the pre-scene, even if you're already familiar with the industry, right? इंडस्ट्री नॉलेज होना एक चीज होता है, लेकिन कंपनी का पर्टिकुलर नॉलेज क्या है वो अनदर चीज है। This is because for the purpose of SBL exam, certain facts about the industry may be simplified and will not represent the real organization.
जो भी इंफॉर्मेशन होती है प्री सीड में वो सारी ही हाइपोथेटिकल इंफॉर्मेशन होती है. The specific info provided will vary depending on what is appropriate for each SBL exam. You will need to spend time becoming very familiar with the info in the pre-seen material. You may do some research to better understand the terminologies and activities of the industry. However, no expectation is taken to do an in-depth research into anything. राइट बहुत ही ज्यादा वो इंडस्ट्री नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लेना, मतलब बहुत उसमें डीप जाने की जरूरत नहीं है, उसकी डिटेलिंग एंड टेक्निकल इंफॉर्मेशन लेने की जरूरत नहीं है. एज फार एज आपके पास इनफ इंडस्ट्री नॉलेज है, जैसे होटल इंडस्ट्री हो गई, राइट, तो होटल इंडस्ट्री का क्या नॉलेज होना चाहिए, राइट. टूरिज्म पर्पस के लिए यूज होती है होटल्स, फूड एंड बेवरेजेस बेचती है, एक्सपीरियंस देती है लोगों को, राइट. तो ये बेसिक नॉलेज है, राइट. अगर हम कंपनी के इनर सर्कल की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा देती है होटल इंडस्ट्री उनके. अगर हम डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी की बात करें तो एयरबीएनबी इज़ अ थ्रेट टू, एयरबीएनबी या जो भी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो होम स्टेज दे रहा है या फिर विला स्टेज दे रहा है, वो एक थ्रेट है होटल इंडस्ट्री को, राइट. सो ऐसी इंडस्ट्री का नॉलेज एक मोटा मोटा याद करना है, बर्ड्स आई व्यू से. ऐसा नहीं है कि एकदम इन डेप्थ जाना है, उसी में आप एकदम से चले गए एंड आप भूल गए कि भाई उसका पर्पस शायद इतना नहीं होगा पेपर में. Remember that the SBL exam is made of fictitious organizations and the exam task will relate to this organization specifically and not to any general research that you may have taken. Right? So शायद आप इतना काम करो वो यूजफुल ना हो. Changes in the SBL exam September 2023 onwards. ये मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, वापस बता देती हूँ क्योंकि शायद थोड़े स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एग्जाम देना है, राइट. प्रीसीन मटेरियल आपके पास एग्जाम के एग्जैक्टली 2 वीक्स पहले आ जाएगा, इन मिड नवंबर टाइप्स. प्रीसीन मटेरियल आपको इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन की नॉलेज से अक्वेंटेड करेगा. It gives you a closer look to the case study and improvises the purpose of SBL paper. Time duration up till June 2023 was 4 hours. अब वो टाइम हो गया 3 hours and 15 minutes. 45 minutes SBL के पेपर में अब आपको कम मिलेगा, बट आपको प्रीसीड मटेरियल मिल रहा है जो अराउंड 7 to 8 पेजेस का होता है, मैक्स शायद 10 पेजेस का होगा, लेकिन वो आपको हेल्प करेगा ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करने में. नंबर ऑफ एग्जिबिट्स विल बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली. अगर आप पहले के क्वेश्चंस देखें, मैंने एक प्रीवियस क्वेश्चन लिया हुआ है आपको एक्सप्लेन करने के लिए मॉक पेपर, तो उसमें 6-7 एग्जिबिट्स होते हैं. अब एग्जिबिट्स मतलब इंडिविजुअल पर्टिकुलर सिनेरियोस, तो अब वो हो जाएंगे अराउंड 4-5. 5 तो मैक्सिमम है, 4 ही आई एम अज्यूमिंग. एंड क्वेश्चन में 3 कंपल्सरी टास्क होंगे, राइट. पहले भी कंपल्सरी टास्क होते थे लेकिन अभी भी 3 कंपल्सरी टास्क होंगे. 5 professional marks will be tested once each of these 4 marks. 5 professional tasks will be tested once each, and will be of 4 marks. Right? मैंने जो आपको बताया commercial acumen, evaluation, analysis, etc. वो है professional task. और क्योंकि वो professional task 20 marks के है, that means अगर आप 5 से divide करो तो 4 marks का एक task बनता है. Response area will be separate for each task requirement. अब जिन्होंने जून 2023 तक एग्जाम्स दिए उनको पता होगा कि रिस्पॉन्स एरिया पहले एक ही हुआ करता था, राइट. अब एवरी टास्क मतलब 3 टास्क है तो 3 डिफरेंट रिस्पॉन्स एरियाज होंगे. स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन टेक्निकल स्किल, एथिकल स्किल एंड प्रोफेशनल स्किल्स. टेक्निकल स्किल्स मतलब जो भी आपने इंडिविजुअल मॉडल्स, इंडिविजुअल टॉपिक्स पे लर्न किया है थ्रू वेरियस चैनल्स. एसीसीए स्टडी हब से ही ले लो फॉर एग्जांपल. एसीसीए स्टडी हब में 26 चैप्टर्स है, राइट. तो वो आपका टेक्निकल स्किल एनहांस करेगा. एथिकल स्किल्स इज समवेयर आप जहाँ पे अपना थोड़ा सा स्केप्टिज्म यूज करोगे, एथिक्स यूज करोगे, राइट. एंड प्रोफेशनल स्किल्स मतलब कमर्शियली आप कितना एक लेवल पे एक आंसर को डिस्कस कर रहे हो, वो प्रोफेशनल स्किल्स में बताएगा. व्हाट आर योर कोर एरियाज ऑफ लर्निंग. आपको किस चीजों पे फोकस करना है. गवर्नेंस, यहाँ पे गवर्नेंस मीन्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस. रिस्क एंड स्ट्रैटेजीज टू मिटिगेट और हैंडल द रिस्क. ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल ओवरऑल. चेंज मैनेजमेंट एंड इनोवेशन. मैंने जो 2 टॉपिक्स आपके लिए इस बार
के यूट्यूब रिवीजन के लिए जो रखे हैं वो चेंज मैनेजमेंट पे है, राइट? बिकॉज मैंने नोटिस किया है कि स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा ओवरलुक करके जाते हैं, राइट? बिकॉज दे फील दैट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन चेंज मैनेजमेंट कंपनीज के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड रियल लाइफ में कंपनीज उसके साथ काफ़ी टाइम डील भी करती हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ ईपीएसए मैंने पहले भी बताया था। अगर एथिक्स प्रोफेशनल स्किल मॉड्यूल आपने करा हुआ है, वेल एंड गुड। अगर नहीं करा हुआ है तो अब मत करना, अब एसबीएल के पेपर पे फोकस करो, ठीक है? एंड जब एसबीएल का पेपर खत्म हो जाएगा, दूसरे ही दिन से ईपीएसएम शुरू कर देना। सिर्फ 20 आवर्स का प्रोग्राम है, ऑनलाइन है। एसीसीए की वेबसाइट पे खुद ही आप एनरोल करके पे करके देना है, खत्म करना है, ठीक है? अगर किया है तो वेल एंड गुड, क्योंकि उससे आपकी एथिक्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाती है, राइट? हमने यहाँ पे पढ़ा कि कैंडिडेट शुड फोकस ऑन एथिकल स्किल्स एंड प्रोफेशनल स्किल्स। वो दोनों ही आपकी ईपीएसएम मॉड्यूल से काफ़ी अच्छे से बिल्टअप हो जाती है। व्हाट नॉट टू डू, क्या स्टूडेंट्स को नहीं करना चाहिए? अवॉइड एक्सटेंसिव एडिशनल रिसर्च। प्री सीन मटेरियल आने के बाद ना स्टूडेंट्स कभी कभी इतना ज़्यादा उसको सर्च कर जाते हैं, इतना डिटेल में चले जाते हैं इंडस्ट्री के, इतना ज़्यादा खोजते हैं उसके बारे में कि उसका जो पर्पस है वो कहीं लॉस्ट हो जाता है, राइट? तो प्लीज़ वो एक्सटेंसिव रिसर्च मत करो। जो आपके पास प्री सीन मटेरियल है उसको सिंक इन करने की कोशिश करो और सोचो कि उस पे से कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, राइट? एंड शायद वो वाले टेक्निकल नॉलेज अपना इम्प्रोवाइज कर। अवॉइड स्पेक्यूलेटिंग ऑन एरियाज ऑफ सिलेबस दैट विल बी एग्जामिन बेस्ड ऑन प्री-सीन, राइट? ऑलवेज मत ऑलवेज स्पेक्यूलेट मत करो कि शायद ये आएगा, शायद ये आएगा। लेकिन जो भी आपको प्रोमिनेंटली दिख रहा है, जैसे लगता है कि अगर ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन बात कर रहा है एक कंपनी का एक डिफरेंट मार्केट में एंटर करने के लिए, राइट? सो टेक्निकल स्किल्स या फिर जो आपने चैप्टर्स पढ़े उसमें से देखो कि उससे रिलेटेड क्या हो सकता है। उसके नोट्स बने होंगे आपके पास, उसको एक क्विक रीब्रश कर जाओ। एसबीएल में क्योंकि पोर्शन इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव है, क्या होता है स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं, राइट? एंड दूसरी बात, एसबीएल में अगर आपको मॉडल्स नहीं याद है देन ऑल्सो इट इज़ ओके। लेकिन मॉडल्स याद नहीं है चलेगा, लेकिन उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, राइट, या फिर वो मॉडल का जो आउटकम है या फिर एक सिचुएशन का जो आउटकम है वो होना या उसको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? जब एसबीएल बोलता है कि जेनेरिक आंसर दोगे तो भी मार्क्स मिलेगा, डज नॉट मीन अ कंप्लीटली जेनेरिक आंसर देना है, राइट? इट मीन्स दैट आंसर इज नॉट ऑन द मर्सी ऑफ ओनली मॉडल्स, but you can use other things also, right? Avoid using the pre-scene as the main source of material for answering the exam task. The exhibits provided on the exam day must be used. Pre-scene material जैसे मैंने बोला आपको 30 to 40% का इंफॉर्मेशन देगा, उसका उतना ही वैल्यू है। एग्जिबिट्स जो आएंगे एग्जाम में, जो मैं बता रही थी 4 या 5 आएंगे, वो आपको बाकी का 30-40% देगा। और आप आंसर कैसे लिखोगे वो बाकी का मार्क्स पे डिपेंड करता है, बाकी का आपका आउटपुट पे डिपेंड करता है। अवॉइड रीडिंग द प्री सीन फॉर द फर्स्ट टाइम जस्ट बिफोर द एग्जाम। मैंने बोला ना, अगर प्री सीन है और आपने एक साइड पे रख दिया कि भाई एग्जाम आएगी तब करेंगे, अभी तो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पोर्शन बहुत सारा बाकी है, ऐसे नहीं करना है। प्री सीन आएगा, पहले इंडस्ट्री समझो कौन सा इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, एस सीबीई प्लेटफॉर्म पे होंगे, एसीसीए स्टडी हब पे होंगे, पास्ट पेपर्स में होंगे। वो सारे क्वेश्चंस खोजो, फाइंड आउट करो, सॉल्व करो। Avoid spending too much time on the pre-scene at the expense of revising areas on the syllabus and completing practice mocks. 2 practice mock before pre-scene, 1 practice mock after pre-scene. ये definitely work करता है, right? And avoid question tipping and spotting, right? That means अगर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है तो उसी को मगअप मत करो कि ओके लास्ट टाइम एक्चुअली एविएशन इंडस्ट्रीज था, राइट? तो एविएशन इंडस्ट्री के जितने क्वेश्चन है, हाँ उनको देख जाओ, शायद उसमें से एक कर भी जाओ, सॉल्व भी करो, लेकिन उसको मगअप मत करो, क्योंकि सेम क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, राइट? आप उसको फिगर आउट कर सकते हो कि हाँ ठीक है ऐसा सिचुएशन है, तो अगर मुझे ऐसा सिचुएशन आया तो मैं कैसे उस पर
रिएक्ट करो, राइट? बट अगर आप उसको टिपिंग एंड स्पॉटिंग करोगे कि अरे भाई 5 क्वेश्चन थे इन से लास्ट 5 इयर्स जो एविएशन इंडस्ट्री से थे, मैं सारे ही बाय हार्ट कर दूं, बाकी किसी पे ध्यान ना दूं, तो वैसा करोगे तो डेफिनेटली पास होने के चांसेस कम है। इंफॉर्मेशन सारी लो, टेक्निकल स्किल्स अपने साउंड रखो, राइट? और उसके बाद व्हेन यू हैव टाइम, प्री सीड मटेरियल को देख के, उसका इंडस्ट्री समझ के, ऑर्गेनाइजेशन समझ के, अगर आपके पास लास्ट 5 इयर्स में ऐसे क्वेश्चंस थे, वो क्वेश्चंस को देख जाओ, टाइम मिले तो एक क्वेश्चन का मॉक करो, राइट? What is the revision program? What are we going to do together? Explaining and solving question based on each element of the ACCA syllabus and solving a 100 marks mock paper. मैंने इस बार ACCA सिलेबस का कौन सा एलिमेंट पिकअप किया है? चेंज मैनेजमेंट। एंड उसमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम साथ में करेंगे, ठीक है? सो मैं वो टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी, उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन एक करवाऊंगी, एंड उसके बाद 3 नवंबर को मैं 100 मार्क्स का एक मॉक पेपर सॉल्व करूंगी आपके साथ, ठीक है? तो दिस इज हाउ वी विल कैरी ऑन, राइट? सुपर एक्साइटेड मैं तो हूँ, आपका पता नहीं। With this, let's start with the question. Just give me 1 minute. चेंज मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंज एंड लीडिंग टू चेंजेस। फर्स्ट वन, मैनेजिंग द स्ट्रैटेजिक चेंज। इसमें एक मॉडल है विच इज कॉल्ड मैनेजिंग चेंज, जिसमें अगर आप देखो यहाँ पे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजिंग स्ट्रैटेजिक चेंज या चेंजेस के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, राइट? एग्जाम्स में या फिर रियल इंडस्ट्री में चेंजेस को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है? व्हाट हैपेंस जब भी एक ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मेट में वर्क कर रहा है, राइट? सो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है एक फॉर्मेट में वर्क करने के लिए। जैसे हम इंडिविजुअल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, जो एक ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, राइट? तो जब आप एक नए इंटर्न हो, नए ज्वाइनी हो एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हो? आपको जो भी वहां पे सिखाया जाता है उससे आप एडजस्ट करने की कोशिश करते हो, राइट? सपोज मैं 20 to 23 इयर्स की एक ज्वाइनी हूँ, एंड मैंने एक नए मैन्युफैक्चरिंग फर्म में जॉब स्टार्ट करी है। At that age, I'm ready to accept the changes. I'm ready. My mind is set कि भाई यहाँ पे कुछ नया सीखने मिलेगा। मैं यहाँ पे एक चीज सीखूंगी, ग्रो करूंगी, प्रोग्रेस करूंगी, राइट? वही कंपनी में काम करते करते अगर मुझे 20 साल हो गए, 20 इयर्स हो गए, एंड उसके बाद जो नए CFOs है, राइट, दे वांट टू मे बी चेंज द सिस्टम, हाउ इट वर्क्स, राइट? The first thing that a human does is resist, राइट? उनको नहीं पसंद, हमको नहीं पसंद चेंजेस, राइट? क्यों नहीं पसंद? क्योंकि हम इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं एक पर्टिकुलर वे ऑफ वर्क से कि हमको उसको शिफ्ट करना, स्पेशली अगर वो ड्रास्टिक शिफ्ट है, तो वो करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है। कोविड-19 आया था 2020 में, राइट? कितनी चीजें जो ऑफलाइन थी ऑनलाइन पे शिफ्ट कर गई। Such a big drastic change. So many people left their companies because they were not ready to accept the change. So many people grew their business because they were ready to accept the change, right? But
अगर कोई चेंज कंपनी के लिए कंपलसरी है, इनएविटेबल है, तो वो तो करना पड़ेगा, isn't it? Right? That is all about changing or managing a change. जब हम एक चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं तो ये जो मॉडल है ये बात कर रहा है अबाउट द एंड रिजल्ट एंड द नेचर. If you see the outer columns, just a minute, just put a background to this, just a second. जब चेंज मैनेजमेंट की बात होती है तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड उसका एंड रिजल्ट. चेंज एक प्रोग्रेसिव इंफॉर्मेशन है जो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक माइंडसेट से. जब भी हम एक कंपनी की बात करते हैं, अगर एक कंपनी के टॉप लेवल मैनेजर्स अगर कोई प्रोग्रेसिव डिसीजन लेते हैं तो वो एक माइंडसेट डिसीजन होता है एंड वो माइंडसेट फिर एक चेंज में कन्वर्ट होता है, राइट? सो वो जो माइंडसेट है वो नेचर है, चेंज उसका एंड रिजल्ट से आएगा. There are four elements on the outer column, which is called Big Bang, incremental, transformation, and realignment. पहले हम ये एलिमेंट्स को समझते हैं. इंक्रीमेंटल मतलब slowly the change will be given to people. Big Bang is a sudden change. This is a slow change. The nature of change is slow, and this is a sudden change. Transformation is a complete change, right? Transform is a complete shift, and realignment is adjusting, right? For example, अगर एक प्लेन लैंड है और उसके ऊपर अगर आपने एक ब्यूटीफुल हाउस बनाया है तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर बोलते हैं. ट्रांसफॉर्मिंग अ प्लेन लैंड टू अ ब्यूटीफुल हाउस, राइट? एंड अगर आप एक रीअलाइनमेंट कर रहे हैं, मतलब एक हाउस ऑलरेडी बना था लेकिन आपने उसकी मेंटेनेंस कर दी या फिर उसको कलर कर दिया, राइट, पेंट कर दिया, उसको रीअलाइनमेंट बोलते हैं. मतलब प्लेस था वहां पे, हाउस था, बंगलो था, आप उसको रीअलाइन कर रहे हैं, राइट? जब एक इंक्रीमेंटल जो स्लो चेंज है ट्रांसफॉर्मेशन के साथ होता है उसको इवोल्यूशन बोलते हैं, इवोल्यूशन. जब इंक्रीमेंटल रीअलाइनमेंट के साथ होता है उसको बोलते हैं अडॉप्टेशन. अडॉप्टेशन इज अ स्लो थिंग, राइट? धीरे धीरे आप चीजों से अडॉप्ट होते हो. सिंपल एग्जांपल देती हूँ अडॉप्टेशन का. पहले के टाइम में जनरली देयर यूज्ड टू बी जॉइंट फैमिली, एंड पहले की जॉइंट फैमिलीज का डेफिनेशन क्या होता था? ऑलमोस्ट 20 पीपल स्टेइंग टुगेदर. अभी भी बच्चों को जॉइंट फैमिली समझ में आती है, लेकिन इनकी जॉइंट फैमिली का डेफिनेशन क्या है? ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मम्मा पापा एंड द चिल्ड्रन, दैट इज अ जॉइंट फैमिली. पहले की जॉइंट फैमिलीज, अभी की जॉइंट फैमिलीज, दो डिफरेंट चीजें हैं. अडॉप्टेशन, धीरे धीरे अडॉप्टिंग टू द सिचुएशन. Revolution is where there is a big transformation with a big bang, complete shift with a sudden. And reconstruction is a big bang with a realignment, right? This is how companies can manage the change. First, the company needs to understand कि वो change कितने intensity का होगा, okay? And उसके बाद वो change पे work करना है. Transformation. This entails changing an organization's culture. It is a fundamental change that cannot be handled within the existing organizational paradigm. That means there is a complete shift, a total makeover. Realignment.
This does not involve a fundamental reappraisal of the central assumptions and beliefs. That means there is a shift, but not a bigger one. Incremental. This can take a long period of time, but results in a change fundamentally different organizations once completed. Big Bang. Changes are likely to be forced. Reactive transformation uses simultaneous initiatives on many fronts and often in a relatively short space of time, right? So Big Bang, as I said, sudden changes, incremental, धीरे धीरे changes होते हैं. Internal axis की बात करें, जो ग्रिड था 4x4 का, 2x2 का. Adaptation, most common type of change, slow and gradual, based on existing cultures. Reconstruction, quicker change, sudden external pressures. New competitors के साथ अगर कुछ होता है, innovation, change in regulatory environment, तो आपको quicker move करना है, right? अगर एक new competitor market में आ गया, for example, जब जियो market में आया था, तो वोडाफोन, आइडिया, इन्होंने क्विक मूव करना पड़ा क्योंकि जियो जब मार्केट में प्रोडक्ट लाया था, लॉन्च किया था इन मोबाइल नेटवर्क सेक्टर, सो वो प्रोडक्ट्स काफी चीप थे एंड एट पार विद द सेम काइंड ऑफ क्वालिटी एंड सर्विसेज, राइट? सो ऐसे टाइम पे ये कंपनीज रिकंस्ट्रक्ट करती है, काफी क्विकली करती है. The organization may launch many initiatives at the same time rather than aim for gradual approach associated with an adaptation. Evolution, anticipation of the need for future change, and will aim to change its culture over time. Johnson's, Coles, and Whittington का model है, which suggests that this can be most challenging type of change as there is no immediate need for it, but it will be vital for long-term success of the organization. Might be supported by a switch to more learning organization with a clear commitment to sustained change. JSW ka models explains the same, that the types of change that are there have to be used in the right time with the right intensity, because if it does not, the outcome might not be as expected. Last one is revolution. Rapid and fundamental change with an organization. It may follow a period of strategic flux. Organization will be facing extreme external pressure for the change. Culture within the organization is likely to have significantly adopted to new process, products, and market. What is a strategic flux here? इसका क्या मतलब होता है? Strategic flux मतलब जो भी कंपनी का mindset था to work might not work in that direction, right? मैं again COVID-19 की एग्जांपल लूंगी. 2020 में जो COVID-19 आया था, जो भी कंपनीज के स्ट्रैटेजीज थे, वो स्ट्रैटेजी शायद उनके फुलफिल ना हुए होंगे, स्पेशली जो 2018-19 में आई थी, बिकॉज एट एन एवरेज अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या कोई भी न्यू स्टार्टअप की बात करें, उसको 1000 डेज लगते हैं प्रॉफिट लाने के लिए, राइट? सो अगर 2020 में किसी भी 18 की कंपनी या 19 की कंपनी ने प्रोग्रेस एक्सपेक्ट किया था, तो उनको शायद वो तब नहीं मिला होगा, right? This kind of shift in what the expectations were and what actually received is called a strategic flux. Without this change in the culture, the change will usually fail. Many new initiatives are likely to be launched simultaneously in order to reverse the organization's directions. Resistance to change. मैंने आपको अभी बताया कि कंपनी में कोई भी डिसीजन, कोई भी चेंजेस होती हैं, तो उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस से गुजरना पड़ता है, राइट? नाउ इट कैन बी अ स्मॉल रेजिस्टेंस, इट कैन बी अ हायर प्रोटेस्ट आल्सो, राइट? फॉर एग्जांपल, बहुत ही सिंपल एग्जांपल देती हूँ. एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें क्यूबिकल्स हैं, ठीक है? ये क्यूबिकल्स है, यहाँ पे एक बंदा है, यहाँ पे दूसरा बैठ रहा है, यहाँ तीसरा बैठा है, चौथा बैठ रहा है.
राइट? अगर ऐसा एक ऑफिस का सेटअप है, ठीक है, एंड फॉर सम रीजन ये जो एरिया है इसको कंपनी ने सोचा है कि पैंट्री में कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंड यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, राइट? छोटा सा ही चेंज है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कल ऑफिस जा रही हूँ एंड मैंने नोटिस किया कि मैं यहाँ बैठती थी और मेरी स्पेस पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है, वो लोग वहाँ पे पैंट्री बना रहे हैं, राइट? छोटा सा रेजिस्टेंस आएगा, right? I might not be unhappy, I might not be happy about it, but at the same time, I would not be protesting about it, right? इतना बड़ा चेंज नहीं है, छोटा सा चेंज है, बट रेजिस्टेंस डेफिनेटली होता है स्टार्टिंग में। वैसे ही अगर मेरी सैलरी फॉर एग्जांपल $1000 पर मंथ है, राइट, एंड मेरा बोनस आने वाला है दिवाली में, राइट, because of some reason company has declared no bonus for everyone, okay, and I can see and the other people can also see that the company has progressed very well, ठीक है? अगर ऐसे होता है तो डेफिनेटली क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, and there are chances that the employees might protest to it, that the company is making high profits. Why are they not giving us Diwali bonus? Right? Whatever the thing is, small to big, the intensity of them would be more or high. But definitely there would be a reluctance in the new change that happens. Reason for resisting a change, many factors, three factors to be honest: social, personal, job factors. Social factors are dislike, need to break up from current social environment, personal dislike of people implementing the change, lack of consultation leading to rejection of change. Personal factors may be implied criticism of current working method, less feel less valued, work becomes more monotonous. Job factors: fear of technological unemployment, fear of changes to working conditions, and fear of demotion or reduced pays. So, any of these can be a reason why a person is resisting to the change that is happening. It can be a social factor, it can be a personal factor, it can be a job factor. How to overcome changes? Change manage करना सीख लिया, चेंज क्यों होता है एंड एम्प्लॉयज क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं करते वो समझ लिया. Now the question is how to overcome the resistance. To overcome the resistance, there are models that are given. The first is given by Kurt Levin, which is a very simple model which says unfreeze, change, and refreeze. For Levin, the process of change entails creating the perception that a change is needed, then moving towards the new desired level of behavior, and finally solidifying that new behavior as the norm. What does Kurt Levin say? He says, पहले employees को loosen up करो, unfreeze them, put the change into them, refreeze them. Just an example of an ice cube that we have put up here: unfreeze, change, and refreeze. For example, I'll give you a little example. Uh, I am shifting my office, which has 20 employees, from a heart of the city area to outskirts of the city. Okay, this is what I'm doing. Now, obviously, this is a resistance, right? लोग जो यहाँ पे 20 employees है, जो city के अंदर से आते हैं, they might not like it कि भाई outskirts में जाके काम करे, traveling time बढ़ जाता है, traveling efforts and cost बढ़ जाती है, right? But because of some reason, I have to do it. मैं कैसे इसको अपने employees को portray करूँ?
First, unfreeze them. Let them know the situation. Under what circumstances I am making this decision. Let them know it, right? Then change it. How do you change it? By telling them, well, this is the new place that we have got. We want to make a bigger office here, employ more people. Business is going by God's grace. And inside the city, for my customers to come was very difficult because बहुत ज़्यादा traffic हुआ करता, costing भी ज़्यादा हो जाती थी, right? Put the change into them. Let them accept it. Once accepted, rephrase it, right? This is what Kurt Lewin says. Explain the situation, let them accept it, and then freeze it again, right? This is the same thing that is explained. Create the initial motivation to change by convincing staff for the under undesirability of the present situation. The change process itself mainly concerned with the identifying what the new behavior or norm should be. This stage will often involve new info being communicated and new attitudes, culture, and concepts being adopted. Refreezing or stabilizing the change, ensuring that the new process and systems become a natural part of the organization's culture, implying reinforcement of the new patterns of work and behavior through changed rewards and systems. There is one more help or model for resistance and how to overcome the resistance, which is given by Cotter and Cheslinger, believing that successful change is achieved through strong leadership. They set out the following change approach to deal with resistance. Methods of overcoming resistance are felicitation and support. A leader should be able to felicitate and support the people who are going to be a part of the change. Manipulation and co-optation. Here, manipulation does not mean a negative term. It means that how to talk to your employees to make sure that your work is done in the correct manner. Obviously, as a top level management, you don't want your employees to suffer, but you don't want your organization to suffer also, right? So talk in such a manner that the person understands you. Communicate in a transparent manner that the person understands you. Negotiate with them. Let them be participating in the decisions. Educate and communicate with them. And use power if required. There is no off the shelf book approach which will work for all the organizations. And that is very true. You know, it depends upon how big is your company. छोटा company है, बड़ा company है, कंपनी का माइंडसेट क्या है, कल्चर क्या है, कौन काम कर रहा है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है एंड कंपनी को डिसीजन लेने में या फिर चेंज को मैनेज करने में काफी हेल्प करता है. Bologan and Hope Haley suggest that there are a number of contextual features that should be considered before an implementation approach for the change is determined. This is what their change model is, right? So they are talking about the organization, change, and context. कंपनी क्या चेंज कर रही है और किसकी कॉन्टेक्स्ट में ये मूवमेंट होगा, राइट? अगर कंपनी फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको सिंपल एग्जांपल दिया, अगर सिर्फ क्यूबिकल्स हटा के पैंट्री लगा रही है, राइट, तो वो एक बड़ा चेंज नहीं है. एंड वो कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो सिर्फ थोड़ा सा शफलिंग ऑफ स्टाफ मेंबर्स है, राइट? इट्स नॉट समथिंग मैसिव दैट द कंपनी हैज टू वरी अबाउट. According to Bolligan and Hope Haley, company should think about what kind of change it has. Design choice, path, start point, style, intervention या role. एंड वो चेंज को मूव करने के लिए उनको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी. क्या एक्सेसिव पावर यूज करना पड़ेगा?
या फिर स्लो या फास्ट टाइम में वर्क फिनिश करना पड़ेगा। स्कोप मीन्स कितना टाइम यूज होगा और कैसे ये चेंज इम्पैक्ट करेगा। प्रेजर्वेशन, जैसे कर्ट लेविन का फ्रीजिंग था, वैसे यहाँ पे ये चेंज टेम्पररी है या फिर परमानेंट है। डाइवर्सिटी, how diverse the change is going to be, tell what the existing way of work is. Capability of your people to accept the change, capacity of the people to accept the change, and your human resource ka readiness to accept the change. Right. So, according to Bologan and Hope Haley, organization has to think about the change and the context in which the change is done. The changes are mostly done on the basis of design choice, change path, change start point, change style, change intervention, and change role. And the mid level shows about what is the intensity of each of these items: power, time, scope, preservation, diversity, capability, capacity, and readiness. The outer ring relates to the wider strategic change context. The middle ring relates to specific contextual factors that need to be considered when formulating a change plan. The inner circle gives a menu of choices and interventions available to change the agents. Time, is there time for longer term strategic development or a quick one? Scope, how much the organization will be affected? Is there realignment or transformation? Preservation, what will be the aspect of working, culture, competence, etc.? Diversity, need to recognize different departments. Abilities, exit to scope with the change. Capacity, are the resources, company does have enough resources to work around the change. Readiness, staff awareness and their commitment. Power, how much authority and autonomy is required for the proposed changes. Each of these factors can be assessed as positive, negative, or neutral in the context of change. Positive factors are something which will help the change to be implied better. Negative is something which is going to restrict the changes. Design choice represents the key features of the change in the management. Changing path clarifies the type of change in the term of time scales. Start point, कब से change शुरू करना है. Style, कौन सा style use करोगे, participative, collaborative, directive, coercive. Intervention, which mechanism should be deployed? Education, educate करना है employees को, communicate करना है. Roles, role and responsibility of leaders and the consultants in the change, right? So these are certain things given by Bologan and Hope Haley. That is their point of view of how to manage or overcome the resistance. The next model here is called the Poppet triangle. Its name Poppet stands for P for people, O for organization, P for process, and information technology, IT. So if you see, this is a model which has got four equal triangles and which are people, organization, process, and IT. One aspect of the Poppet model is people. That means the growing evidence that people are a key determinant of the organizational structure. कितना भी organization mechanical हो जाए, machine dependent हो जाए, individuals या humans decision के लिए अभी भी कंपनी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. जब भी कंपनी एक चेंज करती है या फिर टैलेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करती है, तो एम्प्लॉयज are the people who are going to help the company grow the work. An organization staff can help differentiate the organization from rivals and can make an organization more flexible.
can help make strategic change quicker and more successful, and can ensure ongoing improvement within an organization. The key of making this a success is a talent management, which is an organic commitment to identify, recruit, engage, retain, and develop the most talented and superior employees valued by the organization. Right? Assuring that the right kind of people are working with you is also very, very important for the organization to have a right prospect. Key elements of talent management are people are seen as a major source of competitive advantage, and that training and development is seen as an investment, not a cost. Recruiting staff based on potential and cultural fit. Learning is seen as essential and embedded in the organization as a means of coping with change and ensuring that strategic objectives are met. Employees have the expectation that they will learn and change and retrain as necessary as strategy demands. The development and training of their staff is key as a key part of the manager's role. Changes outside the organization are reflected in the changes through training, control, and rewards. Human resource implications are considered as a part of the strategic change. All these are a part of your talent management and hunting the right kind of people that you need for an organization. Sharing information about talented employees and their potential career path across the organization. This enables various departments to identify available talent which they have in their organization itself. Tracking the career paths of employees and managing available opportunities for talented employees. Right? So, this is about managing the strategic change. What all did we see here? We looked into change management model. We looked at resistance to change and how to overcome the resistance, right? इन माई टुमारोज क्लास हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे जो ये सारी चीजों को एक क्वेश्चन में सम अप करेगा. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन which is also related to change management. The next one here talks about leading and managing the projects, right? Normally, change management and managing projects go or have got a little relationship with each other. जब भी कंपनी एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, राइट, तब कंपनीज चेंज एक्सपेक्ट करती है, राइट. आई गिव यू अ लिटिल एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, मेरा एक रेस्टोरेंट है, ठीक है, और हम रेस्टोरेंट में सारे प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, राइट. अगर मुझे एक फ्ली मार्केट में अपना फूड स्टॉल लगाना है फॉर द सेम रेस्टोरेंट दैट आई हैव, दैट इज अ प्रोजेक्ट दैट आई हैव टू डू, राइट. अब वो प्रोजेक्ट मैनेज करने के लिए, लीड करने के लिए चेंज इज interrelated, isn't it? Right? So here there is a connection. Even though this is a part of the change management, there is a little connection between leading and managing a project and the changes or managing the strategic changes. Right? Now, जैसे एक रेस्टोरेंट ओपन करना या फिर एक रेस्टोरेंट में वर्क करना और एक फूड स्टॉल पे वर्क करना फॉर सम डेज, फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कॉन्सर्ट के लिए, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट चीजें हैं.
सो उसके लिए आप नए एम्प्लॉयज तो हायर नहीं करोगे, राइट? एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को कैसे वहां पे वर्क करने के लिए रेडी करना और वो चेंज के लिए रेडी करना इज समथिंग विच इज इंटर रिलेटेड टू दिस प्रोजेक्ट. सिंपली पुट, पहले तो प्रोजेक्ट समझ जाते हैं. सो we once we understand the relationship, now let's get into the project management thing. Project is a series of tasks that need to be completed to reach a specific outcome. It can also be defined as a set of inputs, process and output, right? Any project. जैसे मैं एक रेस्टोरेंट हूँ और मुझे एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में फूड स्टॉल ओपन करना है, या फिर मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, या फिर एक ये यूट्यूब सेशन लेना है, राइट? ये सारा ही एक प्रोजेक्ट है, राइट? Features of the project are have a specific objective, have a defined start and end time, consume resources, be unique, and have cost constraints. So these are the five important features of a project. Project क्या होता है? It is having a specific objective. Restaurant का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो ज़्यादा easy हो जाएगा अंडरस्टैंड करने के लिए. अगर मैं एक रेस्टोरेंट हूँ और मुझे एक फूड स्टॉल ओपन करना है एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में, तो वो मेरा एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, भाई मुझे म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपना एक फूड स्टॉल ओपन करना है. अगर म्यूजिक फेस्टिवल 3 days का है, तो वी हैव अ स्टार्ट एंड द एंड डेट. डेफिनेटली वहां पे रिसोर्सेज लगते हैं, लोग लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगते हैं, फूड लगेगा, प्रोड्यूस लगेगा. इट हैज टू बी यूनिक, right? Because if it is a project, it has to be different from others, from the own restaurant also. Have cost constraint that may be clearly defined and understood to ensure the project remains viable, requiring the organization. Profit making company है, क्या expect कर रहे हैं? फूड स्टॉल अगर ओपन कर दे तो वहां पे भी प्रॉफिट बनाएंगे, राइट? These are the 5 phases of a project life cycle: initiation, planning, execution, monitoring and closure. इनिशिएशन इज जहां से आपका प्रोजेक्ट किक ऑफ होता है, स्टार्ट होता है, राइट? प्लानिंग इज वंस आपको पता है आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेस्टोरेंट हूँ और मेरे को फूड स्टॉल ओपन करना है, तो वो मेरा इंसेप्शन या इनिशिएशन हो गया. उसके बाद प्लानिंग आएगी, राइट? प्लानिंग में आप क्या करते हो? कौन से लोगों को फूड स्टॉल पे हम असाइन करेंगे, शेफ कौन होंगे, फ्रंट एंड पे कौन होगा, कितना प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्या प्रोडक्ट सेल करेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स वहां लेके जाने पड़ेंगे, क्या न्यू ऑर्डरिंग करना पड़ेगा, मेनू में कुछ चेंज करना पड़ेगा, राइट? जब बिकॉज एक रेस्टोरेंट जब एक फूड स्टॉल ओपन करना है तो वो फुल फ्लेजेड फूड स्टॉल नहीं ओपन कर सकता है, राइट? सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ. अगर एक रेस्टोरेंट में आप एक करी एंड राइस एंड चपाती सेल करते हैं, ठीक है, आप शायद फूड स्टॉल में वो नहीं सेल करोगे, आप मे बी स्लाइडर्स सेल करोगे, राइट? या फिर आप एक रोल सेल करोगे, क्योंकि आप म्यूजिक फेस्टिवल में सेल कर दो, राइट? वहां पे लोग थाली लेके बैठेंगे नहीं खाना खाने, isn't it? So planning would be different for a food stall. You want quick service, you want fast people to work there, you want good customer service, right? Obviously you have that in the restaurant also, but here it might be much more intensive. एग्जीक्यूशन, जब हमने माइंड सेट कर लिया है, प्लानिंग कर लिया है, फिर उसके बाद फूड स्टॉल एग्जीक्यूट करते हैं. एक्चुअली दोस पीपल गो देयर, एक्चुअली द मेनू इज मेड, एक्चुअली द एग्जीक्यूशन हैपेंस. मॉनिटरिंग, व्हाट वाज द विजन, इज इट मेकिंग अप फॉर व्हाट इज द आउटकम? फूड स्टॉल क्यों ओपन किया था मैंने? रीच के लिए, विजिबिलिटी के लिए एंड ऑफ कोर्स प्रॉफिट के लिए. मॉनिटर मुझे वही करना है कि हैव आई रीच द राइट काइंड ऑफ पीपल, am I getting good reviews, am I getting a good reach and good kind of exposure, and am I making profit or not? And closure, once things are finished you need to wrap up and go back to your base, right? So these are the 5 phases of a project life cycle. Initiation is everything that occurs before a project is approved and before detailed planning begins. This phase is when a project sponsor clarifies 3 important things: objective, scope and constraints. Then they use that information to prepare project charter to the review and ideally approved to the project stakeholders. When that is done, the project planning phase begins and timelines, budgets and other points are laid out at greater detail. Here, 5 steps are to be followed. Identify your project. Why
Your first step is to figure out why your project exists. Why? Create your project charter, like a plan. Understand your major stakeholders. Analyze your resources. Pitch your project and get an approval. The planning stage is important because they provide a shared vision for what the project aims to accomplish. This shared understanding keeps the team working together to achieve the project's goal and deliver excellent results. The plan is likely to be recorded as an element of a project initiation document like a PID. जब project start करते हैं तो एक initial document बनाते हैं, so that is what it is. This is not a one-off, a pre-project document like the business case document. It will contain a business case document and project plans, but it is also likely to be constantly revised and updated throughout the project life to reflect key changes and project completion phases. The PID, the typical contents of them are purpose, objective, and a scope. It has got project deliverables, cost and estimate, time estimates, benefit and change orders, change of command, team responsibility, project getaways, performance measures, and results. Team's responsibility and project getaways, performance measures, and results. So everything in one. The project plan has got the resources, detailed plan, evaluation plan, dissemination plan, exit and sustainability plans, and an overview of the project, right? Project plan एक बहुत ही extensive way of working है because it doesn't even talk about or doesn't only talk about how the project will work, but how it will deal in contingencies, right? अगर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से शुरू हुआ, बहुत अच्छे से टेकअप हुआ, बहुत अच्छे से सारे उसने अपने माइंडसेट्स मीट किए, वेल एंड गुड. अगर नहीं कर पाया तो व्हाट इज द डिसेमिनेशन प्लान, व्हाट इज द एग्जिट प्लान, राइट? Everything would be given in the second stage itself, third stage itself. Execution is the stage of the project where everything your team has planned will be put into action. To execute a project correctly, below things need to be working smoothly. Matrix structure. Projects are often interdisciplinary and cross organizational reporting lines. Project team is likely to be made up of members drawn from a variety of different functions or divisions. Team members, a variety of team members are required, like a specialist and a representative, a monitor, a change manager, and a problem solver. Sponsorer is a person who is facilitating the project, and they are often chosen as the person with the most gain from the success of the project and the most to lose from the failure of the project also. Most of the time, these are the ones who are also having a lot of financial involvement in the project. Their job is to direct the project and allow the manager to manage it. Manager is the person who is going to look into the day-to-day basis of work in the project execution, in the project manager, in the execution plans. Many changes might be faced by a project, like environmental, external, internal, and project constraints, right? So whatever the vision of the company is, not necessary कि वही vision पे company चलेगी, right? Company might have to make some changes and then work forward. And that is why when the planning stage is there, ifs and buts का handling वहीं हो जाता है. How to manage project change, reallocation of resources, reconsider goals and objectives, negotiate with project sponsor, and consideration of slippage problems. Controlling and monitoring, as I said, यहाँ पे कोई भी obstacles हैं उनको potentially evaluate करके हो सके उतना उनको control करेंगे and obviously जो expectations है उसके सामने monitor करेंगे. Also, we keep a track about our project cost, benefits, and schedules, which is an integral part of the monitoring because these are the resources which have been expensed to the most. Project control में क्या क्या चीजें आती हैं? Aligning projects with portfolio, collapse, project budgeting and forecasting, monitoring, feedback, and optimizing the strategies.
Completion basically describes the successful achievement of the project goal, includes the final phase, product acceptance. Completion also means that whatever were the expectations, initiations, mindsets, pre-assumptions of the project are completed now, right? All the checklists are closed. PPR, पोस्ट प्रोजेक्ट रिव्यू. हमने एक डॉक्यूमेंट पहले पढ़ा था, वो PID था. अब यह है PPR, which is a review that has been taken once there is a formal dissolution of the project, right? Just like a feedback of project कैसा गया, क्या रूम है इम्प्रोवाइजेशन का, एंड कब इसको हम और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, या फिर if it was a very successful project, maybe use it as a guideline for the upcoming projects. The aim is to identify and understand what went well, what went badly, and how to get lessons learned out of it. Involves disbanding, performance review, determination, and formal closure. Project implementation review is one that is focusing on product delivered by the project. Usually takes place after the product has been delivered, right? तो जो feedback हमको customers देते हैं ना, वो PIR होता है. जो कंपनी खुद मॉनिटर करके अपने आप को देती है, वो PPR होता है. And the third one is PID, right? This allows the actual users of the product an opportunity to use and experience the product or service to feedback their observations into a formal review. The post implementation review will focus on the product's fitness for the purpose. The review will not only discuss strategies for fixing or addressing identified faults, but it will also make recommendations on how to avoid these faults in the future. Completion is not just ending a project, but it also includes a feedback from the company internally and from the clients externally to assure what things are to be done, what is not to be done in the upcoming time period, right? That is all about this. What did we do today? Quick recap ले लेते हैं, right? We understood what is SBL first of all, which is super important. पहले सब्जेक्ट को जानना बहुत ज़्यादा important है. आप किस मीडियम से पढ़ रहे हैं, right? So you're doing it from IIC Lakshya right now. किससे पढ़ रहे हैं? मुझसे पढ़ रहे हैं. My name is Janki J Panchal FCCA. And उसके बाद we learned two important topics which are related to change management. One is strategic changes, and the second is project management. What are we going to do tomorrow? Tomorrow, we are going to look at one question each from strategic change management and project management. And day after tomorrow, which is the last day, we are going to do one mock paper based on proper 100 marks SBL set. It might नहीं, it is a old paper. So आपको ज़्यादा exhibits लगेंगे compared to जो अब नया style आया है उससे. But at least it will give you an idea कि exam का paper approach कैसे करना है, right? I'm not going to actually type the answer. Answers would be given to you. My idea is कि आप answer को approach कैसे करो. Question को समझना कैसे है, answer को approach कैसे करना है, right? लिखना तो आप अच्छे से कर ही लोगे, लेकिन क्या लिखोगे वो मुझसे जान लेना, ठीक है? So I'm going to see you tomorrow. If you are watching the Hindi class, I'm going to see you tomorrow at 11 a.m. IST. And if you have more friends, family, anyone who is doing SBL paper and wants to get benefit from these YouTube sessions, they should join in also. Thank you so much.